जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर से कर रहे होंगे। देखो, आज बहुत मजेदार टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। आज मैं आपको समझाऊंगा अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। देखो, आप कभी भी मैप देखते होंगे तो उस मैप पर कुछ लाइनें आपने देखी होंगी। जैसे ग्लोब पर आपने कुछ लाइनें देखी हैं, मैप पर आपने लाइनें देखी हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ खींची हुई होती है। हम समझेंगे कि वो लाइनें क्या हैं। क्या पृथ्वी पर ये लाइनें वास्तविक रूप में है या सिर्फ इन लाइनों को मैप पर ही खींचा गया है, और मैप पर इन लाइनों को आखिर हमने खींचा क्यों है, क्या कारण है जो मैप पर इस प्रकार की लाइनें खींची गई हैं। क्या बिना लाइनों को खींचे हुए मैप नहीं बनाया जा सकता था, या उन लाइनों को खींचकर ही मैप बना सकते थे। और आखिर हमने इन लाइनों को खींचा है तो उसे खींचने का कारण क्या रहा है, और जो लाइनें पूरब से पश्चिम की तरफ हैं वो क्या हैं, वो लाइनें किस नाम से जानी जाती हैं, और उनके द्वारा उस मैप पर किस चीज को अंकित किया जाता है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। अब आप देखते हैं कि हम मैप से हम अपने पृथ्वी पर एक मानक समय रखते हैं। हर देश का एक अपना मानक समय अलग होता है। भारत का टाइम जोन अलग है, अमेरिका का टाइम जोन अलग है, फ्रांस का टाइम जोन अलग है, सोवियत संघ का टाइम जोन अलग है। ये अलग अलग टाइम जोन होने का कारण क्या है कि कहीं पे रात है तो कहीं पे अंधेरा है। बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। इसी प्रकार से कहीं रात है कहीं प्रकाश है। तो हम उस चीज को समझेंगे कि आखिर कारण क्या है कि अगर यहाँ पर प्रकाश है तो अमेरिका की तरफ अंधेरा क्यों है, वहां रात क्यों है, और जिस समय वहां रात हो रही होती है तो यहाँ पर उस समय प्रकाश का कारण क्या है। आज हम समझते हैं। तो बहुत मजेदार है, आपको बहुत मजा भी आएगा, और मैं आपको टाइम जोन भी निकालना बताऊंगा। और आपसे किसी भी देश का अगर आपसे मानक समय एग्जामिनर पूछता है तो आप फट से निकाल के फेंक दोगे। तो आओ हम समझते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। देखो, पहले सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या है, लैटिट्यूड क्या है। देखो, अक्षांश होती है जो किसी भी स्थिति का निर्धारण करती हैं। जो देशों की स्थिति का जो निर्धारण किया जाता है वो अक्षांशों के द्वारा किया जाता है। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो समय का निर्धारण करती हैं। अब समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, स्थिति का निर्धारण कैसे, तो आओ हम समझते हैं। चलो, आपके सामने पहले देखो, आपसे पूछे भाई ये क्या है, तो आप सोचेंगे कि भाई ये सर्कल से क्या बना दिया, अंडा से क्या बना दिया। देखो, ये सर्कल अंडा क्या है, हमारी पृथ्वी है। वास्तविक रूप में पृथ्वी का ये स्वरूप नहीं है। पृथ्वी के स्वरूप पर अलग अलग लोगों के अपने सिद्धांत रहे। कोई कहता है चपटी रूप में है, कोई अंडा का रूप में बताता है, कोई नाशपाती रूप में बताता है। लेकिन फिलहाल में हम इसको क्या समझेंगे, अपनी पृथ्वी समझेंगे कि भाई ये हमारी पृथ्वी है। अब हमने अपनी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। अब एक तो हमारा हो गया उत्तरी भाग, एक हो गया दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अब जो पृथ्वी को जो दो भागों में विभाजित किया है इसे किस नाम से जानते हैं, और ये क्या है जो इसे दो भागों में विभाजित करती है। ये अक्षांश है या देशांतर है, लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है। तो ये क्या है, ये अक्षांश है। और अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। देखो, आप अगर कोई भी काउंटिंग शुरू करेंगे तो काउंटिंग एक से स्टार्ट नहीं होगी। काउंटिंग कितने से शुरू होती है, जीरो से प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे पृथ्वी के ऊपर स्थिति का निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखाएं खींची गई, और पृथ्वी को बीच में से एक अक्षांश रेखा से मैप पर काटा गया, और उस अक्षांश का नाम क्या रखा, 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश, और इसे क्या नाम दिया गया, भूमध्य रेखा। अब ये पहले एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता था कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। तुम बोलते थे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने का कार्य करती है, जो उत्तरी और दक्षिण भाग में विभाजित करती है। अब अक्षांश क्यों खींची, तो इसे बताने से पहले एक चीज को समझाता हूं मैं। देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा खींची गई। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्यों अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई मैप पर, क्यों उन्होंने स्थितियों का निर्धारण किया कि ये देश इस अक्षांश पर है, ये देश इस देशांतर पर पड़ता है। देखो, एक समय पर पूरे विश्व में यूरोप का बोलबाला था, और यूरोप में भी ब्रिटेन पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व और एकाधिपत्य स्थापित कर चुका था, और पूरे विश्व में वो व्यापार करते थे। ब्रिटिश में 15वीं शताब्दी के बाद बहुत बड़े स्तर पर यूरोप के अंदर औद्योगिकरण हुआ, और उस औद्योगिकरण की रेस में सबसे आगे ब्रिटेन निकल गया, और ब्रिटेन ने विश्व के अधिकांशतर देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहां से वो कच्चे माल को अपने देश भेजता था, इंग्लैंड।
अब वो जहाज, कोई जहाज अफ्रीका से यूरोप जाता था, कोई एशिया से यूरोप जाता था, कोई नॉर्थ अमेरिका से आता था। अब दिक्कतें उन्हें क्या होती थी, उनके पास एक लोकेशन नहीं होता था। अब समंदर है, अब समंदर में तो कोई रास्ते नहीं बने होते, अब चारों तरफ पानी ही पानी होता था। अब अटलांटिक महासागर देखेंगे, हिंद महासागर देखेंगे, प्रशांत महासागर देखेंगे, अब चारों तरफ हजारों किलोमीटर की दूरी तक पानी ही पानी है। अब दिक्कत ये होती थी, अगर उन्हें यूरोप से कोई जहाज एशिया भेजना है तो लोकेशन ना होने की वजह से वो जहाज कभी नॉर्थ अमेरिका चला जाता था, कभी वो अफ्रीका पहुंच जाते थे। अफ्रीका पहुंच के पता चलता था कि भाई अफ्रीका आ गया, हमें तो एशिया में जाना था, या एशिया से कोई जहाज यूरोप भेजा जाता था तो साउथ अमेरिका निकल गया कि अफ्रीका निकल गया। तो ये दिक्कतें बहुत ज्यादा व्यापारियों को होती थी। अब व्यापारियों ने एक सॉल्यूशन निकालने का सोचा कि कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि हम बिल्कुल भी समुद्र में भटके नहीं। यदि कोई जहाज एशिया से यूरोप के लिए भेजा जाए तो वो सीधा यूरोप ही पहुंचे, और कोई जहाज नॉर्थ अमेरिका से अगर अफ्रीका भेजा जाए तो अफ्रीका ही पहुंचे, बीच में किसी महाद्वीप में ना पहुंचे। तो इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर स्थितियों का निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखाओं को खींचा। तो जो अक्षांश रेखा है वो किसका निर्धारण करती हैं, स्थिति का निर्धारण करते हैं। और पृथ्वी को उन्होंने 0 डिग्री अक्षांश से दो भाग में विभाजित किया, और उसका नाम क्या रखा, इक्वेटर, और जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब इनके बीच में एक डिस्टेंस रखी गई कि इतनी डिस्टेंस के बाद दूसरी अक्षांश रेखा खींची जाएगी। तो कितनी रखी गई, 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस प्रकार से इन रेखाओं को खींचा गया, और लास्ट कितनी तक हुई, 90 डिग्री। यानी जो ऊपरी भाग है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और जो उसका दक्षिण बिंदु है उसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। और देखो, जब हम 0 से 90 ऊपर खींचेंगे तो ऐसे ही नीचे की तरफ गए, और समान रूप में पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया। तो ऐसे कितनी है, 0 डिग्री से अगर हम दक्षिण की तरफ चले तो कितने, 90। तो 0 से जब नॉर्थ की तरफ अक्षांशों को 111 किलोमीटर की दूरी पर खींचा गया तो 90 नॉर्थ की तरफ हुई, 90 कितनी हुई, साउथ की तरफ हुई। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हुई, तो 90 और 90 कितनी हुई, 180। और यदि हम इक्वेटर को भी जोड़ लें तो कितनी होती है, 181 होती है। अगर आपसे पूछता है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 181 है, 181 है। और आपसे पूछता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है तो कितनी है, 180 है। 90 और 90 कितना हुआ, 180। अब इनमें से जब हम 0 से चले तो कुछ ऐसी लोकेशन पड़ी, जैसे आप देखेंगे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक रेखा। और अगर हम देखें 23.5 दक्षिण अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा। और इसको किस नाम से, अंटार्कटिका रेखा। अब मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि आखिर 23 कर्क रेखा और 23 मकर रेखा, यानी जो उत्तरी है अक्षांश उसे कर्क बोलते हैं, और जो दक्षिणी 23 से मकर रेखा कहते हैं। तो हम समझेंगे कि आखिरकार पृथ्वी पर जो सूर्य की स्थिति है वो 23 नॉर्थ में ऊपर क्यों नहीं जाती, 23 से नीचे साउथ में क्यों नहीं जाती, इस चीज को भी हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल में भी इस पॉइंट को हम समझते हैं। तो आप ये समझे कि अक्षांश क्या है, जो स्थिति का निर्धारण करती है। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करती है, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। जब हम चलते हैं तो 23 से जो 23.5 है, 0 से 23.5 उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। 66.5 को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका रेखा। 23.5 दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका रेखा। तो स्थिति का निर्धारण कर लिया उन्होंने, और 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी रही, 111 किलोमीटर। तो
111 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस। तो एक अक्षांश के बाद जो दूसरी अक्षांश रेखा खींची जाती है कितने किलोमीटर की दूरी के बाद खींची जाती है, तो 111 किलोमीटर के बाद। ये तो स्थिति का निर्धारण कर लिया। अब उन्हें समय में भी बहुत दिक्कत होती थी। अगर वो कोई जहाज एशिया से यूरोप की तरफ जाता था तो उस समय यूरोप में अलग समय होता था और एशिया में अलग समय जोन होता था, तो बड़ी टाइम जोन में दिक्कतें होती थी। तो उस टाइम जोन को निकालने के लिए भी उन्होंने एक और कार्य शुरू कर दिया, देशांतर रेखाएं खींची गई और बीच में एक इसी प्रकार से रेखा खींची गई जिस प्रकार से उन्होंने बीच में डिवाइडेड किया, और इसका नाम क्या रख दिया, 0 डिग्री देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर रेखा, और इसका नाम क्या रखा है, ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा। अब पूछता है 0 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर को किस नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। और इस रेखा का नाम ग्रीनविच क्यों रखा गया, क्योंकि इसने सर्वप्रथम एक शहर को स्पर्श किया जब इस रेखा को खींचा गया, और वो शहर था इंग्लैंड का ग्रीनविच। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर को उसके द्वारा स्पर्श किया गया, इसलिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम ग्रीनविच ही रख दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इन रेखाओं को खींचा गया, ये लाइनें खींची गई। तो जब अंग्रेज खींच रहे हैं तो अपने ही शहरों के नाम इन रेखाओं को वो देंगे, तो इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम क्या रखा गया, ग्रीनविच रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा इसी को कहते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ लाइनें जो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं, अब अपने जब ग्लोब को देखा होगा तो आपका ग्लोब इस प्रकार से आपको दिखता होगा। अब ये जो लाइनें हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ है, कौन सी अक्षांश जो स्थिति का निर्धारण करती हैं, और ये जो लाइनें हैं वो क्या है, देशांतर, जो समय का निर्धारण करती हैं। तो देशांतर रेखा से क्या निकाला जाता है, समय निकाला जाता है, टाइम निकालते हैं। कैसे टाइम निकालते हैं मैं भी आपको समझाऊंगा। आपने पढ़ा भी होगा कि 1 डिग्री एंगल घूमने के लिए या 1 डिग्री कोण पर घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो आपने पढ़ा 4 मिनट लगता है। 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री एंगल घूम जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट निकलती है, कैसे किसी देश का मानक समय निकाला जाता है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा और निकालना भी बताऊंगा। तो आप समझे कि 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। जैसे ये खींची गई इसी प्रकार से ये रेखाएं खींची गई, और लास्ट में इधर 180 पश्चिम में, और 180 किधर आ गई, पूर्व में। तो 180 किधर आई, पूर्व। और इसको किस नाम से जाना गया, अगर आपसे पूछता है कि 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 को कहते हैं डिग्री देशांतर रेखा को। ये भी 180 पूर्व की तरफ जो देशांतर है वो भी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका भी क्या नाम होगा, 180 पश्चिम की तरफ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। और कई बार ऐसे भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि 0 डिग्री देशांतर से 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तक जाने में कितने समय लगता है, कितने समय का अंतर होता है, 10 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। चलो एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि 180 देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि को स्पर्श करती है, तो किसको करती है, बेरिंग जल संधि को करती है। और बेरिंग जल संधि कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को विभाजित करने का कार्य करती है। क्योंकि जो एशिया है वो 2 महाद्वीप में आता है, यूरोप में और एशिया में। रशिया, तो रशिया का जो भाग है वो किससे लगा हुआ, अमेरिका के अलास्का के करीब में, और जो अलास्का के करीब रशिया का भाग है वो एशिया में काउंट होता है। और उसके पास में बेरिंग जल संधि है, उस बेरिंग जल संधि से कौन सी देशांतर रेखा आती है, स्पर्श होकर आती है, तो कौन सी आती है, तो 180 डिग्री देशांतर आती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलो अब इस बात को समझते हैं कि मानक समय कैसे निकालते हैं। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा का, 0 डिग्री देशांतर का नाम क्या है, ग्रीनविच। 180 देशांतर रेखा का नाम क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
देशांतर समय का निर्धारण करती हैं, अक्षांश स्थिति का निर्धारण करती हैं। ये बात आपकी समझ में आई होगी। दो देशांतर रेखा के बीच में 111.33 किलोमीटर का अंतर होता है और दो अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अब पहले इस मानक समय को समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है। अब देखो, आपको पता है कि पृथ्वी जो है एक सर्कलाकार रूप में है, और जब कोई भी चीज सर्कलाकार रूप में होती है तो कितने डिग्री के एंगल पर घूमती है? तो 360 डिग्री के एंगल पर। तो पृथ्वी कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, और इस कोण को बनाने में उसे कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री एंगल पर घूमती है? तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री के एंगल पर घूमती है। अब अगर मैं यहां से 1 घंटे की वैल्यू निकालूं, तो 1 घंटे की वैल्यू निकालने के लिए जो 24 इक्वल में वो किधर चला जाएगा? डिवाइड में। तो 1 आवर इक्वल टू क्या होगा? 360/24। अब डिवाइड कर ले तो भाई 12 3 जा 36, कितनी बार गया? 30 बार, और 12 2 जा 24, 2 से कितनी बार कट गया? 15। यानी 1 घंटे में जो पृथ्वी है वो कितनी डिग्री एंगल घूमती है? वो घूमती है 15 डिग्री। 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? आपसे पूछूं कि 1 घंटा या 60 मिनट में अंतर क्या है? एक ही बात है। 1 घंटा कह दो, 60 मिनट कह दो, 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 1 घंटे को हम मिनट में करेंगे तो कितना होगा? 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री। और 15 से 60 कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया? 4 मिनट। यानी 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में। ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा किताबों के अंदर कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेती है, तो 4 मिनट में वो 1 डिग्री एंगल घूम जाती है। अब कैसे निकलता है ये चीज समझे, क्योंकि 360 डिग्री पृथ्वी का कोण माना जाता है और वो उस कोण को कंप्लीट करने में 24 घंटे लेती है। और 1 घंटे में कितनी डिग्री पृथ्वी घूम जाती है? तो 15 डिग्री घूम जाती है। और यदि मैं निकालूं 1 मिनट में, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 15 से 60 4 बार कटेगा, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये बात समझ में आई आपकी? अब इसमें एक समस्या क्या होती है, एक चीज समझने वाली क्या है कि देखो, जब कभी भी पृथ्वी पर पूरब का मानक समय निकालते हैं तो वो प्लस होता है, पश्चिम का मानक समय क्या होता है? माइनस होता है। आपने पढ़ा होगा कि भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब वो समझेंगे 5 घंटे 30 मिनट आगे कैसे है? 0 डिग्री देशांतर पर अगर कोई देश अगर वहां वो समय है तो उस समय से हमारा समय कितने घंटे आगे होगा? 5.5 घंटे आगे होगा। वो भी मैं आपको निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं। अब देखो, इतना आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है, जो परिक्रमा कर रही है, जो रोटेशन कर रही है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ करती है, यानी क्लॉकवाइज चलती है। तो क्लॉकवाइज चलने की वजह से उन्होंने क्या कंसेप्ट रख दिया कि जो क्लॉकवाइज है तो जो पूरब का एरिया होगा, जो 0 डिग्री देशांतर से 180 पूर्वी देशांतर का जो भी भाग होगा, उसको जो टाइम जोन होगा वो प्लस होगा, और इधर का जो टाइम जोन होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। तो पूरब के टाइम जोन को प्लस करते हैं, पश्चिम के टाइम जोन को माइनस करते हैं, उसका टाइम जोन माइनस किया जाता है। अब आपने एक सवाल पढ़ा है कि भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर है 82.5, और हम बोलते हैं कि 82.5 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब आपसे किसी भी देश का दे दे तो अब आप टाइम जोन कैसे निकालोगे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री की वैल्यू कितना है? 4 मिनट है। जब कोई चीज बराबर में होती है वो एक दूसरे की वैल्यू होती है। 4 मिनट की जगह आप 1 डिग्री रख सकते हैं, 1 डिग्री की जगह आप 4 मिनट रख सकते हैं। तो अगर ये सही में है तो हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड में लेके आएंगे, फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164, 164। और करेक्ट में तो क्या होगा? 1 प्लस होगा। तो जब 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 165, यानी 165/2 डिग्री। मुझे डिग्री किस में बनानी है? मिनट में बनानी है। तो मिनट में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री की वैल्यू कितना है? 4 मिनट। 4 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 165 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 का 0, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, कैरी 1 गया, 2 1 करना 2 और 1 3, कितना हो गया भाई? 330 मिनट। भाई देखो, 330 मिनट को आप वैसे भी 7-7 मिनट का पेयर बना के घंटे बना सकते हो।
या मिनट को घंटा बनाने के लिए आप कितने का डिवाइड कर सकते हो? तो भाई 60 का डिवाइड कर लो। तो अगर 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6 पन्ना 30, तो यानी 5 घंटे पूरा। कितना बचा? 3। अब 3 क्या होता है? घंटा। और 3 घंटे में कितना मिनट होगा? 180। और 180 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट भारत का मानक समय किससे आगे है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे है। यदि यहां पर सुबह के 4 बज रहे होंगे, यहां सुबह के कितने का समय हो? 4 AM का समय हो, तो आपके देश में कितना समय होगा इस समय पर? तो आप 5.5 घंटे जोड़ दो। 4 में 5 जोड़ोगे 9 हो गए, और 9 में 30 जोड़ोगे तो इस समय क्या हो रहा होगा? 9:30 का समय। अगर कोई देश 0 डिग्री देशांतर पर है, अगर वहां सुबह के 4 बज रहे हैं, तो आपके देश में उस समय क्या समय हो रहा होगा? 9:30 बज रहे होंगे। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बस आपको डिग्री में ध्यान रखना है, पूरब की तरफ प्लस करना है और पश्चिम की तरफ मानक समय क्या करना? माइनस करना है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि 0 डिग्री देशांतर से 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तक जाने में कितने समय का अंतर होता है? जैसे मानते हैं कोई देश 0 डिग्री देशांतर पर है, कोई देश 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर है, तो दोनों के टाइम जोन में कितना अंतर होगा? चलो देखो, जगह तो कम है, अब आपको समझना है। जैसे 180 देशांतर, 0 डिग्री देशांतर और 180 देशांतर पर, तो भाई 0 से कितना? 180, तो 180 है। और मैंने आपको बताया कि डिग्री को मिनट में बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 4 का। तो भाई 18 का जब मल्टीप्लाई होगा 180 का 4 में, तो कितना होगा? 720 मिनट। और 720 मिनट को घंटा बनाने के लिए कितने से डिवाइड कर दें? 60 से। और 6 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो कितना आ गया? 12 घंटे। तो अगर कहीं पर 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 4 बज रहे हैं, तो यहां उस समय क्या हो रहा होगा? शाम के 4 PM का समय हो रहा होगा। समझ रहे हैं कि यानी यहां पर तो प्रातः काल का प्रारंभ होगा और यहां सायकाल, यानी यहां सूर्य उगेगा और यहां सूर्य छिपने को जा रहा होगा। अगर कोई देश 180 डिग्री देशांतर पर है, पूरब की तरफ है, तो प्लस कर दो, पश्चिम की तरफ है माइनस कर दो। जैसे कुछ टाइम जोन निकालते हैं, समझते हैं, समझने के लिए एग्जांपल पे लेते हैं। जैसे 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई देश है, पहले ठीक है, और मैं मानता हूं कि भाई 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पर, 0 डिग्री देशांतर पर इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं, तो कोई देश जो 120 पूर्वी देशांतर पर है, वहां कितना समय हो रहा होगा? तो सीधा मैंने बताया कि 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट, तो 120 में कितने की मल्टीप्लाई करोगे? सीधा 4 की। कितना हो गया? 480, 480 मिनट। और भाई घंटा बनाने के लिए कितने का? 60 का। तो 6 से कितनी बार कटेगा? 48, 8, तो कितने आ गए? 8 घंटे। 8 घंटे। अब 8 घंटे आप इसमें प्लस कर दो। 6 में 4 जोड़ोगे कितना होगा? 10, और 10 में 4 जोड़ोगे कितना होगा? 2, तो कितना होगा? दोपहर के 2 PM। अगर कोई देश 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 6 बज रहे हैं और कोई देश 120 पूर्वी देशांतर पर है, तो वहां क्या हो रहा होगा? दोपहर के 2 बजे का समय होगा। समझ में आ रही है बात है आपके? चलो, ऐसे अगर मैं आपसे कहूं पश्चिमी देशांतर पर, भाई पश्चिमी पर होता, जैसे ले लेते हैं भाई 150 पश्चिमी देशांतर ले लेते हैं, पश्चिमी देशांतर पर, और यही मानते हैं कि भाई ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 6 बज रहे होंगे उस देश के अंदर, तो इनके बीच में अंतर क्या होगा? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है, मैं निकालना आपको बता रहा हूं, समझना है, बहुत आसान है। तो भाई पहले तो हम डिग्री को मिनट में बना लेते हैं, तो 150 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 4 का, तो 15 चौका 60, कितना हो गया भाई? 600, 600 मिनट हो गया। चलो, और मिनट को अगर मैं घंटा बनाऊं तो कितना हो गया? 6 से काटेंगे कितनी बार होगा? 10, और 600 मिनट को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 घंटे।
और भाई मैंने आपको बताया था कि एक बात ध्यान से रखना है कि वो पश्चिमी देशांतर बोल रहा है या पूर्वी देशांतर कह रहा है। तो क्या कह रहा है? पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिम में मानक समय क्या होगा? माइनस होगा। अब वो कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर पर अगर सुबह के 6 बज रहे हैं और कोई देश 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है तो उसके मानक समय में कितना अंतर होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 10 घंटे माइनस 2 कर लो। 6 में से 2 गई तो 4, 4 में से 2 गई तो 2, फिर 2 कर दो कितना होगा? 12, 12 में से 2 करोगे तो 10, 10 में से 2 करोगे तो कितना होगा? 8। तो इस समय कितना मानक समय होगा? तो 8 बज रहे होंगे उस देश के अंदर। किसके? भाई रात के 8 बज रहे होंगे और 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के कितने बज रहे होंगे? 6। ये बात आपको ध्यान से रखना है। पश्चिम की तरफ कहता है मानक समय माइनस कह रहा है करना है, पूरब की तरफ कहता है प्लस करना है। और ये ध्यान रखना है कि किस देशांतर से कह रहा है। 0 डिग्री से बोल रहा है या 10 देशांतर दे रहा है, 20 देशांतर दे रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रहेगी कि 0 डिग्री देशांतर से 180 देशांतर तक जाने में कितने समय का अंतर होगा। तो कितने समय का अंतर होगा भाई? 12 घंटे का अंतर होगा। अभी बताया था मैंने आपको कैसे निकालते हैं। तो अब किसी भी देश का मानक समय देता है तो आप फटाक से निकाल दोगे ना? बिल्कुल 100% निकाल दोगे। अब एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई भारत के कौन से राज्य हैं जिनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है टाइम जोन में, 2 घंटे का अंतर है। क्योंकि हमारा तो मानक समय एक ही है, 82.5 पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के पास नैनी नामक जगह से निकाला जाता है। तो अब एक तो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? गुजरात। इन दोनों राज्यों के टाइम जोन में कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कैसे है? देखो एक तो बिल्कुल पूरब की तरफ है और एक बिल्कुल क्या है? पश्चिम की तरफ। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे सूर्य निकलता है, कितने? 6 बजे। तो आप ध्यान रखना है कि जो और गुजरात होगा वहां कितने होगा? 2 घंटे देरी से नजर आएगा। यानी यहां प्रातःकाल कितने बजे होगी? 8 AM पर होगी। अगर यहां सूर्य 6 बजे छिपता है कि गुजरात पश्चिम में है, सूर्य उगता पूरब में, छिपता किधर है? पश्चिम में है। तो अगर यहाँ 6 बजे तो यहाँ कितने बजे हो जाएगा? शाम 4 बजे हो जाएगा। 2 घंटे पहले ही सूर्य दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए भारत में 2 मानक समय निर्धारित करने की बातें की जाती हैं कि भारत में कितने मानक समय होने चाहिए? 2। और विश्व में सबसे अधिक मानक समय किस देश के हैं? तो आपको कमेंट करके बताना कि सबसे अधिक विश्व में मानक समय किन देशों के हैं। तो ऐसे टॉप 3 देश आपको बताने हैं। भारत का एक ही मानक समय है, भारत में 2 मानक समय निर्धारित करने की बातें कर रहे हैं। ये चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, उम्मीदन ये आपकी समझ में आए होंगे। जो अभी हम समझे हैं कि भाई देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, अक्षांश किसको कहा जाता है, देशांतर किसको कहते हैं, ये चीजें आपकी समझ में आएंगी। मानक समय किस प्रकार से निकाला जाता है। किसी भी देश का अगर मानक समय निकलवाना है तो आप आसानी से निकाल दोगे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर है। 2 अक्षांश के बीच में दूरी 111 किलोमीटर होती है। और इन रेखाओं को क्यों खींचा गया? मेन जो उद्देश्य था वो व्यापार के लिए था कि व्यापार में आसानी हो सके, इसलिए काल्पनिक रेखाओं को ग्लोब के ऊपर खींचा गया, मैपों के ऊपर खींचा गया। किनके द्वारा इन रेखाओं को खींचा गया? तो खींचने वाले कौन थे? ब्रिटिश थे। क्योंकि एक समय पर पूरे विश्व में उनका बहुत बड़े स्तर पर व्यापार होता था। अपने व्यापार को आसानी से करने के लिए इन काल्पनिक रेखाओं को मैपों के ऊपर उनके द्वारा खींचा गया। तो ये हमारी एकदम बेसिक क्लास है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जैसे जैसे आप अक्षांश पर जाते हैं, अक्षांश की स्थिति बदलती है, हमारा स्वरूप बदल जाता है। अब जैसे अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो एक हमारे देश में उन्होंने शब्द दिया, और वो शब्द क्या है? ब्यूटीफुल। है ना, बड़ा ब्यूटीफुल है भाई, है ना। स्मार्ट बोल देते हैं कि देख भाई कितना स्मार्ट बंदा है। अब स्मार्ट और ब्यूटीफुल क्या है? देखो जिस अक्षांश की स्थिति होगी, आप देखो जिस पृथ्वी के अक्षांश के बीच में रह रहे होंगे, आपका वैसा ही स्वरूप होगा। अफ्रीका में रहने वाला व्यक्ति जो अफ्रीकन रूप में नजर आता है वो अफ्रीका के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर है। यूरोप वाला व्यक्ति यूरोप के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर है। भूमध्य रेखा के पास या कर्क रेखा के पास रहने वाले व्यक्ति कर्क रेखा के अनुसार सुंदर है। देखो जब यूरोपीय लोग भारत में आए और जब उन्होंने भारतीय स्वरूप को देखा तो बहुत आश्चर्य में रहे, क्योंकि वो 2 ही कलर जानते थे, व्हाइट और ब्लैक, श्वेत और अश्वेत। जब वो भारत में आए ना तो उन्होंने भारत में श्वेत लोग देखे, ना ही अश्वेत लोग देखे। ना तो हमारा स्वरूप अफ्रीकन लोगों की तरह था, ना ही हमारा स्वरूप
यूरोपीय लोगों की तरफ था, उनकी तरह था, हमारा मीडियम वाला था। ना हम सुंदर थे और ना ही हम ज्यादा गोरे थे। कारण क्या है? कारण है कर्क रेखा के समीपतम हमारी स्थिति का होना। और कर्क रेखा के समीपतम हमारी स्थिति होने की वजह से भारत में, मध्य भारत और दक्षिण भारत में लगभग 8 से 9 महीने तक ग्रीष्म समय रहता है और उस समय पे टेम्परेचर अच्छा खासा होता है। इसलिए बाबर ने भारत के लोगों को सुंदर नहीं कहा। वो कहता था कि जैसे बंदर हैं ऐसे भारतीय लोग हैं, गधों की तरह इनके चेहरे नजर आते हैं। हमने कहा कि कमबख्त तू भी यहाँ पैदा हुआ होता, तू भी हमारी तरह होता। और दूसरी यूनिक थे, इक्वेटर के पास में थे, कर्क रेखा के पास में हमारी स्थिति थी। अब जहां जितना सनलाइट होगा, उस सनलाइट के अकॉर्डिंग जो जलवायु होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्वरूप होगा। देखो पूरे विश्व में सिर्फ एक देश के पास के लोगों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है, और वो बेवकूफ क्या है? सुंदरता का। और ये सुंदरता का फितूर हम में किसने डाल दिया? अंग्रेजों ने डाल दिया। क्योंकि अंग्रेज जब आए तो वो ब्यूटीफुल बोलते थे, अब हर किसी को सुंदर होना था। सलमान खान भी एक ऐड करता है फेयर एंड हैंडसम का, करता ना कि इसे लगाओगे सुंदर हो जाओगे, लड़कियां तुम पे टूट पड़ेंगे और फिर गर्लफ्रेंड ही बन जाएंगे। तो इसलिए लोग फेयर एंड हैंडसम लगा के घूम रहे होते हैं। देखो वो फेयर हैंडसम लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या एक सावन का ऐड होता है और कैटरीना कैफ ऐड करती है ना, सावन से नहा रही होती है, और फिर बाद में आता है कि लक्स दे सुंदर जैसी त्वचा। देखो अगर किसी क्रीम को लगाने से, किसी साबन से नहाने से अगर लोग सुंदर हो रहे होते तो तमाम इन क्रीम को और इन साबन को अफ्रीका के लोग इस्तेमाल कर रहे होते, है ना, वो कर रहे होते ना, वो भी सुंदर बन के घूमते। अफ्रीका में जाके लोग क्यों अपने सामान को नहीं बेच रहे? चलो ठीक है, लक्स नहाने से लोग सुंदर हो जाते, तो अफ्रीका के एक बंदे को सुंदर करके दिखा दो, हम भी लक्स से नहा लेंगे भाई, हम भी स्मार्ट बन लेंगे। क्यों नहीं हो सकता? देखो कुछ समय के लिए आपके चेहरे पर वो रौनक आ सकती है, लेकिन जैसे ही आप अपने जलवायु में आएंगे तो जलवायु के अकॉर्डिंग आपका स्वरूप खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपका बॉडी किसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है? जलवायु के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, क्योंकि जिस जलवायु में आपके बॉडी का निर्माण हुआ है और आपका बॉडी उसी जलवायु को सूट कर पाएगा। अंग्रेज धूप में ज्यादा समय तक नहीं रह पाता, उसे दिक्कत होना शुरू हो जाती है, त्वचा उसकी लाल होनी शुरू हो जाएगी। देखिए ना, वो अपने आप को बहुत बेचैन महसूस करेगा। आपको ठंडे क्षेत्र में ले जाएं, आप वहां कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप जो था वो जलवायु में नहीं बना। तो आप जिस जलवायु के, उस जलवायु के अकॉर्डिंग आपका बॉडी स्ट्रक्चर और उसके अनुसार आप बहुत सुंदर हैं। ये क्रीम पाउडर कुछ नहीं है भाई, बकवास है, बहुत बेकार है, त्वचा को ही खराब कर रहे हो। अगर ज्यादा ग्लो लाना ही है तो खा लो, अगर खाओगे तो शरीर में ताकत आएगी तो खुद ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो ये इनको लक्स से नहाने से, किसी क्रीम को लगाने से आपके स्वरूप पर कोई सुंदरता नहीं आ सकती। ये सब यूरोपीय लोगों के फंडे, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाना शुरू किया। लोग बनते भी हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को ही सुंदर बनना है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ शासन करके गए, इसलिए यहाँ के लोगों को सुंदरता दिखती है। इसलिए आप कभी भी जाएंगे अफ्रीका में, नाइजीरियन लोगों को देखेंगे, अफ्रीकन लोगों को देखेंगे, उनकी जो ऐश्वेत रूप है वो उसे बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अपनी जलवायु के अकॉर्डिंग उनको सुंदर मानते हैं। ये चीज आपकी समझ में आएगी। मैं आपको बताऊंगा अभी कि जैसे जैसे आप जाएंगे अक्षांश पर, लोगों की स्थिति बदलती है, स्वरूप बदलता है। वो स्वरूप बदलने का कारण क्या है? यूरोप के लोग सुंदर ज्यादा क्यों हैं? भूमध्य रेखा के पास के लोग इतने सुंदर नहीं है। कर्क रेखा के पास के लोगों का स्वरूप ना तो भूमध्य रेखा के लोगों की तरह है और ना ही यूरोपीय लोगों की तरह है। इन चीजों को हम समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए आप इतना ही समझें और इससे आगे हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।